हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज की डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन का क्वेश्चन है हमारा स्टॉक्स वाला, जो वेरिएंट वन है। इसका लीड कोड का डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है। बोला हुआ है कि हमें एक अरे ऑफ प्राइसेस दिया है, जो जब हर एक इंडेक्स बताता है कि उस कोई एक स्टॉक है उसका प्राइस ऑन दैट डे क्या है। और यहाँ पूछा हुआ है कि हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट बाई चूजिंग अ सिंगल डे। किसी एक दिन को हमें स्टॉक बाय करना है और एक स्टॉक बाय करना है, लिखा हुआ है हमें वन। किसी एक दिन चूज़ करके उस स्टॉक को बाय करना है और सेम डे को सेल करे बिना दूसरे किसी डे फ्यूचर में सेल करना है। ठीक है, अगर किसी दिन बाय किया तो उसी दिन सेल नहीं कर सकते, उसके आने वाले फ्यूचर में कोई दिन आए उसमें सेल करना है। तो कुछ प्रॉफिट अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, वैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन कुछ होगा आंसर में, तो उसको मैक्सिमाइज करना है। और बोला है रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, तो उस केस में रिटर्न जीरो करना है। तो यहाँ कुछ इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा फिल करने का ट्राई करते हैं। तो मान लेते हैं ये स्टॉक का प्राइस, ये इसका मान ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 715364, और ये अरे का इंडेक्स लिख देता हूँ। तो हम इसे इस तरह देखेंगे कि जीरो इंडेक्स मतलब हम मान लेते हैं कि फर्स्ट डे को स्टॉक का प्राइस 7 था, सेकंड को 1 था, इसी तरह थर्ड को ऐसा था, तो इंडेक्स में +1 करके हम अज्यूम करते हैं इस डे को इतना है। तो क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है किसी एक दिन हम बाय करेंगे, अब वो इस रेंज में कोई भी हो सकता है, बट इतना फिक्स है कि एक दिन जब बाय किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ बाय किया, तो इसके आने वाले फ्यूचर में एग्जैक्ट इससे एक दिन बाद से लेकर लास्ट तक उसमें कभी भी एक बार हमें सेल कर देना है। ठीक है, और यही कहा हुआ है। और ये जो ट्रांजेक्शन करेंगे इसमें कुछ ना कुछ या तो प्रॉफिट होगा या तो कुछ लॉस भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो बोला हुआ है कि अगर जो भी प्रॉफिट हो ऐसे अलग अलग तरीके उनको मैक्सिमाइज करके आंसर देना है। तो अब चेक करते हैं यहाँ पर। तो अब इसका अज्यूम करते हैं कोई ना कोई आंसर होगा। मान लेते हैं कि ये मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ, बट अज्यूम करते हैं कि इस डे पर हमने स्टॉक फाइनली बाय किया, और मान लेते हैं अड़े थोड़ा बड़ा होता है यहाँ पर, इस तरह कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती। तो इस इंडेक्स पर बाय किया, तो एक बार लॉजिकल समझो, स्टार्टिंग डे से जब जिस दिन मैंने बाय किया वहाँ तक एक चीज़ हमारे दिमाग में थी कि हमें स्टॉक बाय करना है। तो ये कहीं ना कहीं हमें मतलब हिंट दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ स्टेट में या कहीं स्टोर करना पड़ेगा किसी जगह ऐसा, कि अगर कहीं जाके मैं फाइनली बाय कर रहा हूँ तो बाय करने वाले दिन से लेकर जो स्टार्टिंग वाला डे, इस रेंज में एक चीज़ क्लियर थी हमें कि हमें एक स्टॉक बाय करना है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं कि 1 टू बाय, इसको मैं 1 करता हूँ, और फिर इसी जो सीक्वेंस है इसको प्ले करके देखते हैं टाइम में, कि जैसे कि यहाँ से टाइम शुरू हुआ। तो यहाँ मुझे पता है इंटेंशन है कि 1 टू बाय, ठीक है, हम लोग को मुझको बाय करना है, बट मैंने किया नहीं। यहाँ पर आए, यहाँ पर भी इस डे का प्राइस था, तो इंटेंशन था मेरा बाय करने का, बट किया नहीं। सिमिलरली इस इंडेक्स पर आए, यहाँ पर भी बाय कर सकते थे बट किया नहीं। इस इंडेक्स पर आए, ठीक है, तो यहाँ मैंने बाय कर लिया। ठीक है, अब गिवन जो क्वेश्चन में दिया है कि एक बार बाय कर लिया उसके बाद फ्यूचर में, तो इसका फ्यूचर स्टार्ट होता है यहाँ से। तो सिमिलरली मान लेते हैं कि किसी एक इंडेक्स पर हमने सेल भी कर दिया होगा, तो यहाँ बाय करने के जस्ट एक दिन बाद और सेल करने वाले दिन तक यहाँ हमारा इंटेंशन क्या था कि हमें स्टॉक सेल करना है। अब सेम जैसे हमने वो इंटेंशन यहाँ स्टोर कराया, एक और इस रेंज का इंटेंशन स्टोर करा देते कि अब यहाँ से लेकर हम एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया कि हमें सेल करना है अब ये स्टॉक। ठीक है, तो अब इस इंडेक्स पर आए, अब वही क्वेश्चन पूछते हैं हमें कि यहाँ मैं सेल कर सकता था बट नहीं किया। सेम यहाँ पर आए, यहाँ सेल कर सकता था, नहीं किया। ऐसे ऐसे करते करते एक दिन ये आएगा कि जब सही में सेल कर सकता था और उस दिन कर दिया। ठीक है, अब सेल कर सकता था कर दिया, अब वहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन में जो बोला हुआ है कि एक बार लो और एक बार बेच दो वो खत्म, तो उसके बाद सेल करने के एक दिन बाद उसके बाद यहाँ पर भी कोई मान लेते प्राइसेस अगर दिए, तो यहाँ पर ना मुझे बाय करना था ना मुझे सेल करना था, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही बार बाय और सेल बोला था। तो सिमिलरली यहाँ पर जो मेरे दोनों स्टेट थे ना, इनको मैं जीरो स्टोर करवा देता हूँ कि ना मुझे बाय करना था ना मुझे सेल करना था। अभी तक हमने क्या किया, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है उसी को एक टाइम वाले सीरीज़ में प्ले करके देखा। यहाँ तक हमने कोई लॉजिक देखा ही नहीं है टाइम वाली सीरीज़ में। ऐसे कि फिर से एक बार क्विकली जाता हूँ, ये इन्होंने कुछ प्राइसेस दिए थे, अब जैसे जैसा ये कह रहे हैं तो वैसे ही हम मान लेते कि किसी एक दिन सही में हमने बाय किया होता और किसी एक दिन सही में हमने सेल किया होता। ये कोई ना कोई एक तो आंसर होता, मान लेते। ठीक है, तो अब जो जैसे इन्होंने कहा है कि जिस दिन हमने बाय किया, ठीक है, उससे पहले भी तो मैं बाय कर सकता था ना कहीं। तो एक चीज़ हमें यहाँ से रिलेशन या रेफरेंस में निकाल सकता हूँ कि जो भी स्टार्टिंग वाला इनका डे था वहाँ से लेकर जब मैंने एक्चुअली बाय किया तब वहाँ पर मेरा इंटेंशन एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे बाय करना है। तो मैंने वही किया, मैंने एक जगह स्टोर करवा दिया कि हाँ भैया मुझे बाय करना है। उसके बाद ये वाली रेंज में हर एक दिन हमारे पास दो ऑप्शन थे कि या तो बाय कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते, या तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसे एक दिन ऐसे वो इंडेक्स आएगा जब हमने रियली बाय कर लिया। फिर इन्होंने जैसे कहा है कि अब जब बाय किया उसके फ्यूचर में आप सेल कर सकते हो, तो हमने वही वाला लॉजिक लिया कि अब फ्यूचर में मान लेते हैं कि रियली हमने इस इंडेक्स पर सेल कर दिया था, तो बाय करने के जस्ट एक दिन बाद और सेल करने तक यहाँ पर हमारा इंटेंशन था कि अब क्योंकि इस पर तो क्वेश्चन बाय कर लिया है तो अब मैं बाय नहीं कर सकता, अब मुझे सेल करना है। तो हमने एक सिमिलरली एक स्टेट में स्टोर करा लिया वेरिएबल में कि अब हमारा इंटेंशन सेल करने का है। तो अब सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट करते हैं टाइम विंडो जो हम प्ले कर रहे हैं कि ये इंडेक्स पर मैं सेल कर सकता था बट नहीं किया, यहाँ पर कर सकता था नहीं किया। सिमिलरली ये सेल करने के एक दिन पहले भी सेल कर सकता था, नहीं किया, बट एक दिन फाइनली हमने सेल कर दिया। तो ये विंडो में ये क्लियर है। उसके बाद सेल करने के जस्ट नेक्स्ट दिन से अब यहाँ पर भी हो सकता है कुछ प्राइसेस हो, तो यहाँ एज पर द क्वेश्चन आपने सेल कर दिया, आपका काम फिनिश हो गया। तो अब ना मुझे बाय करना है ना सेल करना है। तो ये दो वेरिएबल से कुछ रिलेशन हमें बन रहा है, और ये जो हमने एग्जांपल को प्ले किया इससे अब आइडिया आ जा रहा है कि हमें
स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से लेकर जो जो हम कुछ पॉसिबिलिटी ट्राई आउट कर सकते हैं वो करना है। अब ये क्वेश्चन से जो जिस तरह के हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे पता चल रहा है कि अब हम यहाँ उल्टा नहीं चल सकते। अगर मान लो उल्टा चलने का ट्राई भी कर रहे हैं तो हम लास्ट वाले इंडेक्स से ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ बाय करो और यहाँ सेल करो, क्योंकि फ्यूचर में आप स्टॉक खरीद के पास्ट में बाय नहीं कर सकते। मतलब ये जो हम जिस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उसमें हमें लॉजिकल चल रहे हैं, तो टाइम को जैसे हम प्ले करते हैं ना, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो उस केस में हम इस तरह उल्टा नहीं चल सकते। मतलब एक और बार कह रहा हूँ, फ्यूचर में हम बाय करके पास्ट में सेल करें, इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन जो हमने सेट ऑफ क्वेश्चन पूछा है वैसा है ही नहीं। तो जो हमने यहाँ डिस्कस किया उसी का एक बार क्विकली बॉयलर प्लेट देख लेते क्या है फंक्शन लिखकर। तो मैं ऐसे कहूँगा इंटीजर एफ ले लिया कि इस इंडेक्स पर खड़ा हूँ मैं, और क्या मेरा इंटेंशन है, दो स्टेट हमने देखे थे, दो वेरिएबल वाले, तो क्या मुझे बाय करना है और एक दूसरा था क्या मुझे सेल करना है। ठीक है, ये स्टेट हमने देखे, तब इसको प्ले करते हैं। अब एग्जांपल में जैसे हमने देखा था कि अगर हमें बाय करना है, इफ़ वांट टू बाय, अगर हमारा इंटेंशन बाय करना था तो उस केस में हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं सही में बाय कर लेता या तो मैं बाय लेटर करता, कि जैसे कि ये वाला, कि इस दिन हमारे पास ऑप्शन था कि बाय करूँ तो ये वाला आएगा, और इसको स्किप किया तो ये वाला आएगा, तो इसको मैं बाय लेटर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ आएगा। अब ये आगे क्या आएगा ये देखते हैं, पर पहले इसका एक पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ इफ़ के बाद क्या लगा, यहाँ एल्स लगा सकते हैं, तो एल्स लगा के नहीं लगा सकते, मतलब ज़रूरी हम ये नहीं कह सकते कि अगर बाय नहीं करना, अगर यहाँ 1 to buy 1 था, अगर मान लो या जीरो आता तो एल्स केस में आ जाते हैं। मतलब हम ऐसा सीधा सीधा नहीं कह सकते अगर बाय नहीं करना तो ज़रूरी सेल करना ही होगा, क्योंकि ये वाला हमने भी देखा था डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कि बाय नहीं करना तो ज़रूरी नहीं है सेल 1 है, मतलब ये दोनों ऐसे म्यूचुअली अपोजिट नहीं चल रहे, हो सकता है सेम भी हो, तो इसलिए एल्स नहीं लगाएंगे। कॉमन यहाँ मिस्टेक होता है कि ये कंडीशन में, तो यहाँ पर भी इफ लगा देंगे कि अगर बाय नहीं करना तो चेक करो, अगर क्या सेल करना था तो उसमें भी दो ही चीज़ जैसे हमने यहाँ प्ले करके देखा था कि इस इंडेक्स पर सेल कर सकते थे बट नहीं किया। तो एक ले लेते हम कि इंटीजर में कुछ स्टोर करवा देंगे, सेल कर सकते थे, और एक ऐसा कि नहीं आज नहीं करना, बाद में कभी करेंगे फ्यूचर में, सेल लेटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, एक तो हमारा इंटेंशन बाय वाला है तो यहाँ कैच हो जाएगा, एक सेल वाला यहाँ कैच हो जाएगा। अब ना बाय है ना सेल है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर देखो इस तरह, ना मुझे बाय करना है ना सेल करना है, तो ना मैं मार्केट में कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना निकाल रहा हूँ, तो उस टाइम में प्रॉफिट क्या होगा, जीरो। तो वैसे ही कि इन दोनों में अगर कोई चीज़ आती नहीं है, मतलब हमारा इंटेंशन वो है कि ना बाय करो ना सेल करो, तो यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे दिखते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछते हम लोग, जैसे ये हमारा अरे था, इसकी अगर लॉजिकल बाउंड्री से भी वर्किंग एरिया से बाहर चले गए, मतलब इसकी अगर लेंथ n है तो इसका इंडेक्स 0 से लेकर n-1 तक होगा, तो इसकी वर्किंग एरिया लास्ट इंडेक्स n-1 होगा, तो वर्किंग एरिया से बाहर अगर हम n तक पहुँच गए तो इस बाउंड्री तक पहुँच गए, ये तो लॉजिकल मतलब इमेजिनरी बाउंड्री नहीं, आता कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से कुछ रिटर्न जीरो करवा देंगे। तो वही हमारा बेस केस बन गया कि अगर आप ऐसा करते करते आप ये एन तक पहुंच गए, अरे की लेंथ तक, तो वहाँ से क्या रिटर्न कराएंगे आप, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट और काउंट हो रहा है, मतलब कुछ मैथमेटिकल वैल्यू काउंट हो रही है यहाँ पर, तो रिटर्न क्या करवा देंगे, यहाँ पे जीरो करवा देंगे। ठीक है, और अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगर हमारा इंटेंशन बाय करना था और हमने सपोज बाय नहीं किया तो हम अगर अब हमारे खुद के रेफरेंस से हम बात करते हैं, ये हमारा मान लो ये वॉलेट है, यहाँ पर इसके रेफरेंस से बात करते हैं। अगर बाय नहीं किया तो हमने मार्केट में पैसा दिया नहीं, मतलब हमारे वॉलेट से पैसा जा नहीं रहा है, तो इन्वेस्ट हमने कुछ नहीं किया, और अब हम लोग ऐसा इंटेंशन बना लिया कि फ्यूचर में बाय करेंगे, तो इसी फंक्शन को बोल दो कि भाई आप है ना ऐसा करो, फ्यूचर के किसी दिन पे ले जाओ और वहाँ आप चेक कर लेना। अब यहाँ क्या क्या पास करेंगे, इंटेंशन की वैल्यू, ये दो वैल्यू, तो यहाँ बोलेंगे अभी हमने बाय कर सकते थे बट किया नहीं, अब हम फ्यूचर में करेंगे, तो 1 to buy इंटेंशन तो अभी हमारा बाय करने का होगा, और बाय करने का और सेल अभी नहीं करना है। ठीक है, और अगर सिमिलरली बाय कर लिया होता स्टॉक, तो समझो आपने मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट करे होते अपनी जेब से, आपके रेफरेंस में देखो आपने बाय किया तो आपने कुछ मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो आपके पैसे अपनी जेब से गए, तो उस केस में जो भी ये स्टॉक का प्राइस आपने खरीदा होगा तो आपके रेफरेंस से देखे तो माइनस ऑफ प्राइस, ये आपको एट दैट टाइम प्रॉफिट हुआ। मतलब लॉजिकली समझो, 6 रुपये का अगर स्टॉक है, आपने बाय कर लिया, आपने अपनी जेब से 6 रुपये दिए, तो आपका नेट प्रॉफिट तो एट दैट इंस्टेंस -6 हुआ ना, क्योंकि आपकी जेब से गया है, अभी आप स्टार्टिंग आपने जीरो से करी थी और 6 रुपये आपने मार्केट में दे दिए, तो आपका प्रॉफिट कितना है, -6। तो इसलिए मैंने ये माइनस ऑफ प्राइस ऑफ स्टॉक ऑफ इंडेक्स किया है। अभी रिवीजन वीडियो है, एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका बेस लॉजिक थोड़ा पूरा आता होगा, क्योंकि अगर बहुत डेप्थ में बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो क्विकली चलते आगे। अब देखो यहाँ पर आपने बाय कर सकते थे और बाय कर भी लिया, तो बाय कर लिया तो आप इस रेंज में आ गए कि अब आपको सेल करना है, तो आप क्या बोलेंगे, भाई आगे जाओ आप, और अब यहाँ पर क्या पैरामीटर दो पास होंगे कि अब आपने बाय कर लिया तो अभी बाय नहीं करना, तो आपका इंटेंशन जीरो कर दिया, और अब क्या आपका इंटेंशन सेल करना। ठीक है, तो देखो ये दो ऑप्शन आप कर सकते थे, तो एग्जैक्टली यहाँ पर इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको मैक्सिमम ला के देता है आप उसका भेज दोगे, तो या तो बाय लेटर। ठीक है, ये भेज दिया। अब सिमिलरली सेल वाला देखते हैं, तो अब ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो आप सेल करना चाहते हो, ठीक है, आप इस रेंज में हो, आप सेल करना चाहते हो, बट आप ऐसा सोच रहे हो कि आज नहीं बाद में करूंगा, तो आपको मार्केट से कुछ पैसा मिला नहीं ना, आपका इंटेंशन था क्या कि मैं स्टॉक जो मेरे पास है रिसीट, स्टॉक की रिसीट अगर मैं मार्केट को दे दूं तो मार्केट मुझे उसका कुछ रिटर्न देगा, ये एरो अंदर आ रहा है, आपके वॉलेट के अंदर आ रहा है, बट आपने सोचा कि मैं ये आज नहीं बाद में कभी देखता हूँ, तो अंदर कुछ आया नहीं, आपको आया नहीं, तो सेल लेटर में आपको प्रॉफिट उस टाइम आपको कुछ हुआ नहीं उस टाइम पे, तो अब आप ऐसा बोल रहे हो आप फ्यूचर में जाओ इंडेक्स +1 में, और अब क्या क्या है, आपका इंटेंशन बाय करना नहीं है पर आपका इंटेंशन सेल करना है, तो ये भेज दिया। अब सेल का देखते हैं,
अब आपने मान लिया कि इसी दिन अब ये बना दिया कि स्टॉक का प्राइस सही है, तो आपके पास जो पेपर रिसीट थी आपने दी, अब मार्केट से आपको पैसा मिला मान लो 10 रुपये, तो ये देखो ये अब आपके वॉलेट के अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो जितना उसका उस दिन का प्राइस है उतना आपको मिल गया, ठीक है। अब आपने आगे जाके बोल दिया भाई अब आप इंडेक्स यहाँ से इसका काम हो गया इस दिन का, अब आगे वाले दिन में जाओ और अब ना मुझे बाय करना है ना मुझे सेल करना है, क्योंकि मेरा एक ट्रांजेक्शन अलाउड था, एक हो चुका। और एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो है ना इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका जो भी दोनों ऑप्शन है ना, आपका या तो सेल कर सकते थे या तो सेल लेटर, इन दोनों का जो भी नेक्स्ट ला के दे उसका आपको आंसर रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्जन वाला इसका कोड बना, ठीक है। अब यहाँ हमने चीज़ें कवर कर ली। अब रिकर्जन वाले कोड का जो इस टाइप के जो कोड होते हैं उनका जो जहाँ एक फंक्शन मल्टीपल फंक्शन में ब्रेकअप होता है उसका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला बनता है कि आपका जो ब्रांचिंग फैक्टर है उसकी पावर मैक्स डेप्थ कितनी जा रही है। तो देखो यहाँ ब्रांचिंग फैक्टर कितना है, ये पहला फंक्शन कॉल है यहाँ पर, ये ओरिजिनल फंक्शन कॉल है ये। अब ये कितनी में टूट रहा है, तो देखो ये देख के तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर भी चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है, और उसके बाद अब क्योंकि ये इफ़ है और ये भी इफ़ है, ये इफ एल्स ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग एक में गया और एक में नहीं जाएगा। अब ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पर भी जा रहा है यहाँ पर भी जा रहा है, बट गिवन द क्वेश्चन कंडीशन, ये जो हमने ये प्ले करके देखा इससे पता चल रहा है कि या तो कोई ना कोई सेक्शन बाय वाला होगा और एक्सक्लूसिवली उसके बाद वाला सेल वाला होगा, दोनों ओवरलैप नहीं होंगे, एटलीस्ट इस क्वेश्चन में तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो या तो इस वाले इफ कंडीशन में जाएंगे या तो इसमें जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो यहाँ तो कोई फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा, तो मैक्सिमम क्या होगा अगर किसी एक में भी घुसते हैं तो ब्रांचिंग फैक्टर 2 का हो रहा है। और मैक्स डेप्थ तब क्या हो सकती है, तो देखो हर एक फंक्शन कॉल अपने से एक इंडेक्स आगे को बुला रहा है, तो जो हमारा अरे है ना ये, तो इसमें क्या होगा, हम यहाँ से एक जंप किया आगे अदर बाय वाला एरिया या सेल वाला एरिया, इतना तो गारंटीड हम एक एक जंप कर रहे हैं। तो मैक्सिमम फंक्शन कॉल का स्टैक ट्रेस कितना जाएगा, ऑर्डर ऑफ जो भी अरे की साइज है, तो इसका हो गया 2 की पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो यहाँ कोई ऐसे वेरिएबल यूज़ किए, कुछ एक्सटर्नल ग्रिड तो यूज़ नहीं करिए, बट फंक्शन का स्टैक ट्रेस कितना जाएगा, तो यहाँ हमने देखा कि हर एक फंक्शन कॉल गारंटीड है कि आपका हर एक इंडेक्स कीप करेगा। तो उस केस में मैक्सिमम क्या हो सकता है कि सारे अरे ऑफ अरे के इंडेक्स के एलिमेंट एक्सेस हो, तो ऑर्डर ऑफ n हो गई वहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला जो रिकर्सिव कोड इसको मेमोराइज कर सकते हैं या नहीं। तो आप इसका जब ट्री डायग्राम बनाओगे तो उसमें पता चलेगा काफ़ी सारे स्टेट है ना ओवरलैप हो रहे हैं, तो उससे मेमोराइज कर सकते हैं। अब क्विकली इन लोगों की वो देख लेते हैं जो वेरिएबल्स पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं वो क्या क्या चेंज हो रहे हैं। एक तो इंडेक्स चेंज हो रहा था, एक वांट टू बाय ये चेंज हो रहा था, और एक वांट टू सेल ये चेंज हो रहा था, ठीक है। फंक्शन कॉल में ये हमारा बॉयलर प्लेट फंक्शन कॉल था। तो इंडेक्स तो ठीक है, हम क्या स्टार्टिंग 0 से भेज रहे थे, तो इंडेक्स चलेगा आपका 0 से n-1 तक, इसकी रेंज फिक्स हो गई। वांट टू बाय क्या हो सकता है भाई, या तो आपको नहीं करना या तो आपको बाय करने का इंटेंशन, ये 2 स्टेट हो सकते हैं। वांट टू सेल क्या हो सकता है, या तो आपको नहीं करना या तो करना है। तो इससे पता चलता है अगर हम डीपी ले लें इन पॉसिबल स्टेट्स की, इंडेक्स चलेगा n तक, ये वांट टू बाय के 2 स्टेट है 0-1 और वांट टू सेल के 0-1, इसमें मेमोराइज करा दे, या अब रिटर्न होने से पहले स्टोर करवा देते हैं डीपी। सिमिलरली यहाँ सबसे पहले चेक हो जाएगी, अगर डीपी नॉट इक्वल टू -1 है तो वही भेज दो, और फंक्शन कॉल में डीपी डाल देंगे तो हमारा मेमोराइज वेरिएंट हो गया। तो मेमोराइज वेरिएंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो हर एक डीपी के जितने स्टेट है वो मैक्सिमम एक बार कैलकुलेट होगा, क्योंकि दूसरी बार कैलकुलेट होगा तो ये हम जो कंडीशन चेक करते हैं ना, इफ नॉट इक्वल टू -1 वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो इसके मैक्सिमम स्टेट कितने हो सकते हैं, तो जितनी साइज़ की डीपी है तो n×2×2, अब ये जो 4 है इसको अगर मैं कॉन्स्टेंट मान के हटा दूँ, प्लस जो हमारा स्टैक ट्रेस होगा फंक्शन का वो भी तो जाएगा ना ऑर्डर ऑफ n का, तो ये n और n घुमा फिरा के ऑर्डर ऑफ n इसका हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम मान रहे हैं, स्पेस में हम क्योंकि एक्सटर्नल ये ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी साइज़ कितनी है 4n, 2 × 2 × n, बट 4n को अगर हम 4 को कांस्टेंट हटा देते हैं तो वो n हुआ, प्लस जो हमारा फंक्शन का स्टैक ट्रेस जा रहा है वो n का, तो इसका भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी घुमा फिरा के ऑर्डर ऑफ n हो गई, ठीक है। अब इसका टेबुलेशन वे और हम चेक करेंगे कि आगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाली कुछ चीज़ें बन रही है या नहीं बन रही, और कोड में क्विकली देख लेते हैं। तो ये रहा इसका C++ का बॉयलर प्लेट। मैं यहाँ से इसको कह देता हूँ कि आप रिकर्जन से इसको सॉल्व करके लाओ, और इसमें प्राइसेस अरे भेज देता हूँ। यहाँ से रिकर्जन का बॉयलर प्लेट लिख देता हूँ, इसको ही रेफरेंस यहाँ डाल देते ताकि कॉपी ना हो, ठीक है। अब यहाँ से कह देता हूँ कि आप इसको एक f फंक्शन से सॉल्व करके लाओ, और स्टार्टिंग में हम खड़े एक n भी ले लेते हैं, इसका साइज़ ले लेते हैं प्राइस का। अब इसे कहते हैं हम कि आप 0 से खड़े हो, क्योंकि जैसे हमने कहा ना जो एग्जांपल हमने प्ले किया था रेफरेंस से, वो क्योंकि टाइम फ्यूचर में जा रहा था, तो क्योंकि ये वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा तो इसी ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो हम 0 पे खड़े इंडेक्स पर। इनिशियली हमारा इंटेंशन है कि आपको बाय करना है और सेल नहीं करना, तो इंटेंशन भी भेज दिए और यहाँ प्राइसेस अरे भी भेज दिया रेफरेंस से, ठीक है। यहाँ पर एक वो एफ फंक्शन कैलकुलेट करवा देंगे और एन भी भेज ही देते हैं। तो ये एफ फंक्शन में क्या है कि आप कहाँ खड़े हो, आपका इंटेंशन बाय का क्या है, आपका इंटेंशन सेल का क्या है, आपका प्राइसेस अरे यहाँ से रेफरेंस में भेज दिया, और जो इंटीजर एन था इसकी साइज़ भेज दी, ठीक है। अब यहाँ मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, मैंने कहा कि अगर आपका इंटेंशन बाय का था तो बाय कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, बाय लेटर भी कर सकते हो। आप सोचो फ्यूचर में हम खरीदेंगे तो बाय लेटर, अब दोनों लिख लेते हैं, दोनों में से जो भी तरीका आपको लाके मैक्सिमम देगा वो रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा मैक्स भेज देंगे बाय या बाय लेटर,
ठीक है, यहाँ से ये फिनिश हो गया। अब अगर बाय किया आपने तो आपकी जेब से आपने इन्वेस्ट किया पैसा, तो ये पैसा मार्केट में गया, तो जिस दिन उसका स्टॉक का प्राइस होगा उतना आपको प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अगर 6 रुपये का स्टॉक है, आपने 6 रुपये दिए मार्केट में, तो नेट उस दिन के रेफरेंस से देखे तो आपको -6 रुपये प्रॉफिट हुआ। प्लस अब आप कहोगे आगे जाओ, और अब मुझे बाय नहीं करना, तो इंटेंशन बाय का 0, बट अब मुझे सेल करना है। ठीक है, और यहाँ से तो नॉर्मल आपका प्राइस ही चले जाएगा और एंड जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब सिमिलरली अब इसको यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर बाय नहीं किया तो आपने कुछ प्रॉफिट का कुछ चेंज नहीं हुआ, बट अब आगे जाके आप कह रहे हो कि अब मुझे बाय करने का इंटेंशन है, सेल नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अपने अभी बाय नहीं किया। सिमिलरली हमने देखा था कि एक मिस्टेक होती है, एस लगा देते हैं, बट जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि एक ऐसा भी बाउंड आ सकता है, एक ऐसी भी रेंज के जहाँ ना बाय करना हो ना सेल करना हो। एक्चुअली जब आपने सेल करने के बाद वाला जो डेज आएंगे ना वहाँ पर, तो इसलिए हम कह नहीं सकते अगर बाय नहीं करना तो कंपलसरी सेल ही करना है। इसलिए यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देंगे कि अगर आपका सेल करने का इंटेंशन था तो आप सेल कर सकते हो, या तो आप सेल नहीं कर सकते, मतलब सेल लेटर बाद के किसी दिन में हम उसको दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2 तरीके आएंगे, तो 2 तरीके आएंगे, तो उनमें से जो भी मैक्स पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्स करके हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, यहाँ से ये फिनिश हो गया। अब आपने सेल कर दिया तो मार्केट से पैसा आपको आया, मान लेते उस दिन स्टॉक का प्राइस 10 था, तो आपको पैसा आपकी वॉलेट में आया, तो उस दिन का जो प्राइस है वो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा, अब आप आगे जाके कह दोगे इसी फंक्शन को कि भाई अब ना मुझे बाय करना है, और क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी सेल कर दिया तो अब ना मुझे सेल करना है। ठीक है, प्राइसिस और एंड भेज दिया। और अब ये सेल लेटर देखते हैं। सेल लेटर मतलब अभी उस दिन आप बेच नहीं रहे हो तो नो प्रॉफिट, और अब आप फ्यूचर में कह रहे हो कि मुझे बाय तो नहीं करना बट मुझे सेल करने का इंटेंशन है। ठीक है, यहाँ से भेज दिया। ये दोनों तरीके हो गए। अब जिस दिन ऐसा होगा ना मुझे बाय करना है ना सेल करना है, कुछ करना ही नहीं है, तो भाई वहाँ से रिटर्न 0। कुछ आपको नहीं करना तो रिटर्न 0, क्योंकि वहाँ इंटेंशन आपका ही नहीं। ऐसे करते करते आप अगर एंड तक पहुँच गए, जैसे हमने देखा बाउंड्री से बाहर, तो वो इमेजनरी बाउंड्री है ना, आप बाय कर पाओगे ना सेल कर पाओगे, कुछ नहीं, तो प्रॉफिट में कुछ चेंज नहीं होगा, तो 0 रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला हम टेस्ट कर सकते हैं बेस केसेस पर। देखो ये चल चुका है, पर ये रिकर्सिव सॉल्यूशन है, तो ये हम सबमिट नहीं करेंगे, इसका क्विकली मेमोइज वेरिएंट देख लेते हैं। तो मैं इसे कहूँगा कि आप मेमोइज से वेरिएंट से सॉल्व करके लेके आओ। तो क्विकली यहाँ से इन दोनों को कॉपी पेस्ट करके इनको ही चेंज कर देंगे। तो ये भेज दिया मैंने मेमोइज का बॉयलरप्लेट, और यहाँ भेज दिया हमने मेमोइज वाला फंक्शन। और जैसे हमने देखा था, अगर मैं 3D DP ले लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट, जावा वाला कोड बाद में देख लेंगे आगे। उसकी साइज़ होगी हमारी n, एक फिर से 2D DP जिसकी साइज़ होगी 2, क्योंकि उसके 0 और 1 ही स्टेट हो सकते हैं, जो भी इंटेंशन है आपकी बाय और सेल की। और वापस 2 और इनिशियलाइज करवा देंगे -1 से, और इस DP को यहाँ भेज देंगे। और ये वाली DP को हम इसी फंक्शन को मेमोइज करवा के यहाँ एज अ रेफरेंस पास कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपल DP का तो सिंपल तरीका है कि अगर आपने कुछ चीज़ कैलकुलेट कर ली तो उसे स्टोर करवा दो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको करना ना पड़े। तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ भेजने से पहले। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी, और यहाँ आने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि अगर ये चीज़ -1 नहीं है तो इसी जो कैलकुलेटेड है उसी भेज दो। ठीक है, अब यहाँ जो फंक्शन कॉल है इसको क्विकली हम मेमोइज वाला वेरिएंट में करवा देते हैं और DP पास कर देते हैं। तो एक ये यहाँ कर दिया, सिमिलरली यहाँ पर भी बाय लेटर में भी कर देते हैं, और DP पास कर दी यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी दोनों DP। तो आई थिंक ये गुड टू गो। एक बार चेक कर लेते हैं इसे रन कर। ये चल चुका है, इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका। अब इसका टेबुलेशन वाला भी देखते हैं, तो उसका भी मैं बॉयलरप्लेट लिख देता हूँ कि आप टेबुलेशन से इसको सॉल्व करके लाओ। ठीक है, अब टेबुलेशन में क्या है, ये मेमोइज वाला फंक्शन से ही हम इसको बनाएंगे, पोर्ट करवाएंगे। तो यहाँ से मैंने लिख दिया टेबुलेशन से, और जो DP थी उसको इनिशियलाइज 0 से करवा दिया। यहाँ से हम कॉल करवा रहे थे तो हमें DP में आंसर भी यही मिलेगा, लास्ट में देख लेंगे कैसे। अब हमारा जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वही ये बॉयलरप्लेट थी, इसने कॉल किया इस फंक्शन को, तो ये इसके अंदर सारा लॉजिक है। इसके अंदर लॉजिक का बेस केस पहला है कि अगर बाउंड्री के उस साइड पहुँच गए तो 0 स्टोर करवाना है। तो देखो वहाँ 0 स्टोर कराना है, DP भी इनिशियलाइज 0 है, बट एक गुड प्रैक्टिस है कि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे तो आप लिख दो। तो वो क्या बताता है कि इंडेक्स अगर 0 है तो उस टाइम बाय और सेल की जो भी इंटेंशन कोई भी वैल्यू आपका आंसर 0 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर बाय या तो 0 था या तो 1 था। सिमिलरली हमारा सेल भी कुछ, ये 1 to बाय और 1 to सेल का शॉर्ट फॉर्म है, और सेल हमारा <= 1 सेल ++, इसके अंदर इनकी वैल्यूज आ जाएगी। अब वो जब भी ऐसा था तो आपका इंडेक्स क्या था, n था। अब देखो ये DP ऑफ इंडेक्स n एज ऑफ नाउ नहीं चलेगा, बट वो बाद में हम देख लेंगे, क्योंकि हम DP को n से करवा रहे हैं, तो यहाँ मैक्सिमम इंडेक्स n-1 है, बट वो लास्ट में देख लेंगे। जनरली हम टेबुलेशन करते टाइम यही करते हैं, जब -1 भी इस तरह लिखते हैं शिफ्टिंग, तो लास्ट में देखते हैं। तो ठीक है, एज ऑफ नाउ इसमें लिख लेते हैं हम। तो कोई भी बाय की वैल्यू और कोई भी बाय सेल का इंटेंशन है वहाँ 0 था। अब इसे अगर नहीं लिखवाते तो भी चलता, क्योंकि इवेंचुअली तो आप 0 ही स्टोर कर रहे हो ना, बट एक गुड प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन में इस तरह 0 ही हो। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद अब हम देखते हैं ये हमारा मेन लॉजिक।
तो मेन लॉजिक में क्या क्या पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं तो वो हमने टैब में देखे थे क्या हो रहे थे, बस इनका ऑर्डर अब मेमोराइजेशन का बिल्कुल अपोजिट होगा। तो यहाँ हमने इंडेक्स भेजा था 0 से, तो अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इसका उल्टा। तो इंडेक्स हमारा चलेगा, मेमोराइजेशन में चल रहा था 0 से वो n जा रहा था, तो इसमें क्या है n से वो जाएगा, बट बेस केस में ऑलरेडी n कवर्ड है, तो अब ये n-1 से चालू होगा और 0 तक जाएगा और इंडेक्स माइनस माइनस, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो वांट टू बाय था वो इनिशियल हमने 1 से भेजा था, तो टेबुलेशन में उसका उल्टा चलता है, तो वो 0 से होगा और वो लेस देन इक्वल टू 1 और ये प्लस प्लस। सिमिलरली अब हमारा जो ये वांट टू सेल है ये देख लेते हैं, ये भेजा था 0 से, तो अब इसका उल्टा ये चालू होगा 1 से, तो ये वांट टू सेल जाएगा 0 पर और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम सिंपली वो रिकरेंस को कॉपी कर देंगे जो ये वाला था, तो क्विकली मैं वही कर देता हूँ, ठीक है। इससे थोड़ा रिफैक्टर कर देता हूँ, ओके ये हो चुका। अब जितने भी मेमोराइज्ड वाले जो फंक्शन कॉल है उनको मैं क्विकली डीपी में करवा देता हूँ कन्वर्ट। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 4 जगह कॉल जा रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, ओके यहाँ पर भी करवा दिया। सिमिलरली ये सेल वाले में, और यहाँ पर, ओके ये करवा दिया और ठीक है। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट और ये सब हटा देते हैं। अब जो ये फर्स्ट टाइम कोड लिख रहा होगा तो मान लेते पहले हम रिटर्न स्टेटमेंट हटा देते हैं, तो कहाँ उसको इशू फेस करना होगा मैं बता देता हूँ। ये हो सकता है कॉमन एक गलती हो, देखो यहाँ तक तो ठीक है, बट एक बात समझो, जो हमने रिटर्न कॉल हटाया वो रिकर्जन में जाता तो यहाँ से वो रिटर्न हो जाता, बट क्योंकि टेबुलेशन है, ये मान लो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो ये लास्ट वाली लाइन तो फिर एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि वो तो टेबुलेशन तो सीक्वेंस में चलता है ना, ये थोड़ी रिटर्न होगा। तो इसलिए वो रिटर्न को हमको इनकॉर्पोरेट कराने के लिए यहाँ से कह देना पड़ेगा अब आप नेक्स्ट रिटर्न में जाओ, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कंटिन्यू, और इसके नीचे तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट लाइन है, इसके बाद तो फिर से वो नेक्स्ट इटरेशन ही चलेगा। तो ये हमने लिख दिया, तो आई थिंक ये यहाँ से गुड टू गो है। और जैसे हमने रिकरेंस में जहाँ से कॉल करवाया था मेमोराइज्ड वाला वेरिएंट, तो डीपी में भी आंसर वही मिलेगा, तो इसको मैं यहाँ से चेंज करवा देता हूँ, ठीक है। अब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। अच्छा, चेक करने से पहले जैसे मैंने कहा था हम लोग एक बार कंफर्म करते हैं हर एक में। अब देखो डीपी का जो इंडेक्स था, जो फर्स्ट डिमेंशन वो n तक का था, बट क्योंकि हम यहाँ n एक्सेस कर रहे हैं, तो बात ऐसी है कि हमारा मान लो 3 साइज़ का है, बट हमें चौथा एलिमेंट भी स्टोर कराना है, तो क्या करेंगे, अरे कि एक वैल्यू मतलब साइज़ बढ़ा देंगे, तो सेम वही करेंगे या +1 कर देंगे। देखो ये चीज़ -1 वाली शिफ्टिंग से अलग है, वहाँ कुछ कुछ केसेस में कैसा होता था, हम DP of -1 लिखते थे तो वो ऐसे चलता था, तो उसको ज़बरदस्ती स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ सब में 1 ऐड कर देते थे, इस तरह करते थे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता था, जहाँ पर भी वो इंडेक्स रेफरेंस होता था हम वहाँ सब जगह +1 करते थे, दोनों में कंफ्यूज मत होना। यहाँ क्या था कि क्योंकि हमने DP of n एक्सेस किया है और DP इनिशलाइज स्टार्टिंग में n की थी, तो वहाँ n-1 इंडेक्स ही पॉसिबल है, तो इसलिए हमको n अगर जबरदस्ती चाहिए तो हमने सिर्फ वहाँ एक इंडेक्स बढ़ाई है, सब जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से इसको रन करके देख लेते हैं क्विकली। ओके ओके, वहाँ इंटीजर नहीं लिखा है हमने, जो S वाला है ना सेल में, ठीक है। ये चल चुका, इसे बेच के देख लेते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका। आप टेबुलेशन में भी देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ये तो 2 लूप है और वो भी कांस्टेंट है, 0 1 0 1 क्या चार कंडीशन बनेगी। ये हमारा मेन लूप है जो कि चल रहा है करीब करीब n से लेके 0, और ये भी अगेन 0 1 0 1 है, तो इसका क्या हुआ n क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये पूरा लूप है, ठीक है। उसके अंदर बाकी दे कांस्टेंट ऑपरेशन है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी ऑर्डर ऑफ n, मतलब n क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये 4 है नहीं, बट बिगो में हम कांस्टेंट हटा देते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो हमने DPRA लिया n क्रॉस 2 क्रॉस 2 का, तो अगेन वही कांस्टेंट फैक्टर हटा दो, तो ऑर्डर ऑफ n टेबुलेशन का इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। अब एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होगा या नहीं, तो वो पता कैसे चलता है, वो यहाँ से पता चलता है कि जब भी हम इस तरह कोई हार्ड कोडेड इंडेक्स कहीं कुछ एक्सेस करते हैं और उसके बेस पे हमारा आंसर आता है, जिसकी देखो ये बाय वाली कंडीशन में भी कुछ हार्ड कोडेड हम इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि हो सकता है फ्यूचर से भी हो, अगर किस डायरेक्शन में आप कॉल कर रहे हो सकता है बैकवर्ड भी हो, इंडेक्स -1 भी हो, बट कुछ ना कुछ हार्ड कोडेड है, इससे हिंट मिलता है कि एक बार चेक करके देखते क्या है। तो वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। तो ये DP देखो, DP कितने डायमेंशन की थी हमारी, 3 डायमेंशन। तो हमने एक चीज़ देखी, जब भी हमारा करंट आंसर कैलकुलेट हो रहा था तो वो क्या कह रहा था कि मुझे इसी डायमेंशन से, ये वाली डायमेंशन से एक कोई +1 वाला वैल्यू, मतलब एक कोई जस्ट इसके बाद वाला वो ला के दे दो, उसके बेस पे मैं आंसर कैलकुलेट कर दूंगा। उस टाइम उसको कोई फर्क नहीं था कि वो उस आगे क्या था। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कोई DP अब 3D टेबल है तो विजुअलाइजेशन आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, तो मैं 2D वाला बता देता हूँ, तो अज्यूम करना ऐसे कि ऐसे 3D होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई ये DP ऑफ i, j कैलकुलेट हो रहा है, तो ये क्या बता रहा था कि अगर मुझे कोई j+1 फर्स्ट डिमेंशन, अगर इसको मान लो i मानते हैं और इसको j मानते हैं, तो फर्स्ट डिमेंशन हमने मान लो i मानी, तो ये क्या कह रहा था कि कोई भी एक नेक्स्ट वाला मतलब i+1 वाला ला दो, उसके बेस में फिर मैं मेरा काम करके दे दूंगा। उस टाइम इसको कोई फ़र्क नहीं है कि यहाँ क्या स्टोर था यहाँ क्या स्टोर था। इससे पता चलता है कि अगर इसको जस्ट एक नेक्स्ट वाला डिमेंशन ला दे जो कि इतना होगा, ये छोटा,
तो मैं काम कर सकता हूँ। तो वही अभी तक के प्लेलिस्ट में हम जैसे देखते हैं कि रोलिंग विंडो टाइप इफेक्ट आता है, तो हम इसको स्पेस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम क्विकली कोड में भी देख लेते हैं। तो अब इसे मैं कहता हूँ कि आप स्पेस ऑप्टिमाइज वाले वेरिएंट से इसको करके लाओ और क्विकली उसी को एडिट कर देंगे टेबुलेशन वाले को। तो इसी को कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा था कि ये डिमेंशन में ही तो था, ये इसी डिमेंशन में था ना कि फर्स्ट वाले में कि इंडेक्स प्लस वन हार्ड कोडेड मतलब रिफर हो रहा है। तो हम वही करेंगे कि इस वाले जिसमें भी ऐसा होता है तो उस डिमेंशन को हटा के उसके बाद से जितने डिमेंशन चालू होते हैं उतना हम डीपी वेक्टर या जो भी ग्रिड है वो ले लेते हैं। तो या हम 3D से अब एक डिमेंशन कम हुआ 2D हुआ। तो एग्जाम्पल के लिए हमने प्रीवियस और करंट लिया है। अब क्योंकि हमें यहाँ फॉरवर्ड चल रहे हैं तो लॉजिकली तो यार नेक्स्ट लेना चाहिए, बट ठीक है, ऐसे नेमिंग से कोई इशू नहीं है। तो हमने ले लिया, मान लो एक प्रीवियस एक करंट है। तो इस टाइप के जो कोड है उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, मान लो ये स्टार्टिंग बेस केस है। तो जहाँ करंट कैलकुलेट होता है उसके अलावा कुछ भी जिस टाइम पे कैलकुलेट हो रहा है तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यह हमारा कुछ करंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ये कुछ प्री प्रोसेसिंग बेस केस की हो रही है। तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या है, करंट के अलावा प्रीवियस ही है इस केस में। तो फिर इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन हमने हटाया एक, तो यहाँ प्रीवियस डाल दिया। उसके बाद अब हम यहाँ आते हैं ये मेन लूप में। अब यहाँ हम एक चीज़ चेक करते हैं। अब इसके अंदर भी कहीं कहीं जगह कुछ और इंडेक्स एक्सेस हो रहे होंगे, बट हमें लाइन का पकड़ नहीं होती जहाँ हमें शॉर्ट आंसर मिलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये 2 लाइन है, एक ये वाली, यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है कि या तो बाई करना है या नहीं बाई करना है। तो ये क्या हो रहा है, करंट आंसर कैलकुलेट हो रहा है। तो करंट हो रहा है तो वहाँ तो फिर करंट ही जाएगा। तो जहाँ जहाँ डीपी ऑफ इंडेक्स वहाँ करंट। तो अब देखो ये अलग कुछ एक्सेस कर रहा है, ये अलग एक्सेस कर रहा है। तो देखो डीपी ऑफ इंडेक्स जहाँ था तो करंट कर दिया। अब ये जो एक्सेस हो रहा है ना, ये इससे अलग था। यहाँ डीपी ऑफ इंडेक्स था, यहाँ डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन। तो ये है वो इससे अलग था। और हमारे पास ऑप्शन में क्या था, करंट के अलावा प्रीवियस ही है। तो फिर यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ प्रीवियस डाल दिया। तो इस तरह आप कर सकते हो ताकि आपको ईजी रहे। यहाँ प्रीवियस डाल दिया। अब सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ हमें शॉर्ट आंसर मिल रहा था, तो जहाँ आंसर मिल रहा है मतलब वो करंट के लिए स्टोर कर रहा होगा, तो यहाँ मैंने करंट डाल दिया। और डीपी ऑफ इंडेक्स में अगर करंट था और ये दोनों उससे अलग है, क्योंकि ये तो डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन है ना, मतलब यहाँ करंट के अलावा कुछ और आएगा। करंट के अलावा ऑप्शन में हमारे पास एक ही है, तो ये प्रीवियस डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी शॉर्ट आंसर है डीपी ऑफ इंडेक्स, जहाँ जहाँ डीपी ऑफ इंडेक्स ऊपर जहाँ चेंज किया वहाँ करंट डाल दिया, ठीक है। अब रोलिंग विंडो की बात करते हैं। तो जैसे हमने इन तीनों में से डायमेंशन कौन सा हटाया, तो हमने ये वाला हटाया। तो इसके अलावा जो इंटरनल जो जितने भी जब लास्ट इटरेशन कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ रखता हूँ, तो इसका हम देखते हैं यहाँ तक वो इटरेशन कैलकुलेट हो गया। तो इसके बाद वाले में क्या करेंगे, वो शिफ्टिंग इफेक्ट आ जाएगा। जैसे हम काफ़ी वीडियोज़ में देख रहे हैं कि वो जो करंट कैलकुलेट होगा वो नेक्स्ट का प्रीवियस बन जाएगा। तो वही चीज़ करिए। और कभी ना कभी तो ये लूप खत्म होगा, तो उस टाइम पे जो भी करंट कैलकुलेट हुआ होगा हमारा प्रीवियस में गया होगा, तो हमें बाहर फिर कहाँ मिलेगा, प्रीवियस में मिलेगा। तो बस ये कर दिया। इसे प्ले करके एक बार देख लेते हैं। देखो ये एक्सेप्ट हो चुका, सबमिट करके देख लेते हैं। देखो ये एक्सेप्ट हो चुका। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो ये तो 2x2 मतलब 4 कॉन्स्टेंट है, जा सकता है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एन यहाँ चला, और बाकी ये 2 और 2 मतलब ये 4 एन है, मतलब उसको हम 4 बोल सकते हैं। 4 एन को हम एन बोल सकते हैं अगर बीगो की बात करें तो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में देखो अब हम सिर्फ ये 2x2 के 2 वेक्टर यूज हो रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के कॉन्स्टेंट। तो यहाँ कॉन्स्टेंट स्पेस में काम हो रहा है। तो ये था इसका स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। अब यहाँ इसका ये फिनिश हो गया। आप आई होप आपको पसंद आया हो ये। अब इसका क्विकली हम जावा वाला वेरिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ मैं जावा वाली बॉयलर प्लेट यूज़ करता हूँ। और मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि मेरी फ्लुएंसी C++ में जावा वाली हम लाइन बाय लाइन इसलिए देखते हैं कोड कि अगर सीधा इमेज दे दिया जाए तो उससे तो बेटर है कि हम एक बार लाइन बाय लाइन गो थ्रू करें, ताकि जिसको जावा वाले हो स्टूडेंट्स उनको सिंटेक्स में ईजी रहे। तो सबसे पहले मैक्स प्रॉफिट था, उसके बाद हमने रिकर्जन देखा, उसका फंक्शन, मेमोराइजेशन, उसका वेरिएंट, टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्विकली ये मैं काफ़ी स्पीड में जाऊँगा क्योंकि ऑन द ग्लो मैंने C++ में काफ़ी चीज़ें आपको बता दी है। तो लॉजिक तो वही होगा, सिंटेक्स देख लो। तो यहाँ हमने किस किस तरह से सॉल्व किया था, लास्ट में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन किया था। तो पहले रिकर्जन से सॉल्व किया था, तो उसका ये तो बॉयलर प्लेट है। एक इंटीजर एन से हमने इसका प्राइस ले लिया, प्राइस का लेंथ ले लिया। और जब हमने भेजा था तब हमने उसको कहा था कि आप 0 इंडेक्स पे खड़े हो, आपका इंटेंशन बाय करना है और सेल करना नहीं है, इसलिए 10 पास किया है, और बाकी आप सॉल्व करके लाओ। सिमिलरली एफ फंक्शन पे आ गए, इंडेक्स 12 by 12 सेल करके। अगर आप लॉजिकल बाउंड्री से बाहर पहुंच गए तो वहाँ इमेजनरी है, वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते, तो रिटर्न 0। अगर इंटेंशन बाय करने का है तो 2 ऑप्शन है, या सही में बाय करो या मत करो। सही में बाय कर रहे हो तो आपने मार्केट को पैसा दिया, आपकी जेब से जा रहा है, तो उस इंस्टेंस पे आपको नेगेटिव प्रॉफिट हुआ है, तो आपने इसलिए माइनस प्राइस ऑफ इंडेक्स ले लिया। और आप कहोगे फ्यूचर वाले दिन में आपको बाय नहीं करना, इसलिए 1 to बाय में 0 गया है, पर आपको सेल करना है। और सिमिलरली अगर आपको बाय लेटर करना होता तो आपने कुछ ट्रांजेक्शन उस टाइम किया नहीं, तो मैं 0 प्रॉफिट जस्ट ऐड किया है समझने के लिए, वरना सीधा फंक्शन कॉल लिखोगे तो भी चलेगा। और अब वो फंक्शन कॉल में क्या जाएगा, आप नेक्स्ट डे पर जाओ, आपका इंटेंशन बाय करना है, सेल करना नहीं है। और जो भी दोनों ऑप्शन है, यही दोनों ऑप्शन थे ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इनका जो भी मैक्स है वो दे दो। अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर आपका इंटेंशन सेल करना होता, तो अब देखो ये इंटेंशन सेल करना, आपको सेल करना, इसमें इफ कंडीशन लगाई है मैंने। जनरली एक गलती होती है किसी की कि वो ऊपर इफ बाय 1 to बाय 1 लगा के नीचे एल्स लगा देता है। तो हमने एग्जांपल में केस देखा था कि अगर जरूरी नहीं है किसी इंस्टेंस ऑफ टाइम में बाय करना नहीं है, मतलब सेल करना ही करना है, तो इसलिए यहाँ इफ लगाया। तो सिमिलरली अगर सेल किया आपने
और उस दिन का प्रॉफिट आपको मिला तो प्राइसेस ऑफ इंडेक्स जो भी आपकी जेब में आया तो ये ऐड हुआ, और अब नेक्स्ट दिन आप जाके कह रहे हो ना बाय करना है ना सेल करना है, ठीक है। अगर सेल लेटर करना है तो आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, आप नेक्स्ट दिन जाके बोल रहे हो कि मुझे बाय नहीं करना बट सेल करना है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में से जो भी मैक्स था वो दे दिया। अब जब ऐसा है कि ये कोड चला ना बाय करना ना सेल करना है तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, तो आपको ट्रांजेक्शन आपका जीरो हुआ। अब सिमिलरली यही मेमोइज वेरिएंट है, मेमोइज वेरिएंट काफ़ी क्विकली जाऊंगा क्योंकि उसमें सिर्फ डीपी कॉल से हम कन्वर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर एक डीपी ले ली, एन क्रॉस टू क्यों ली, ये आगे हमने चेक किया था कि इंडेक्स जो पैरामीटर से वो क्या क्या है, कहाँ तक जा सकते हैं। तो सिमिलरली पहले इनको हमने सबको -1 कराया और यहाँ से मेमोइज वेरिएंट भेज दिया। ये तो काफ़ी मैं क्विकली जाऊँगा क्योंकि इसमें सिर्फ डीपी स्टोर करवा के हम चेक करते हैं, अगर कैलकुलेटेड है तो भेज दो, वरना आप स्टोर करने से पहले उसको सेव करके भेजो, ठीक है। तो यहाँ से तो ये हमने जो लॉजिक ऊपर देखा वही है, ठीक है। यहाँ से भेज दी। अब देखते हैं टेबुलेशन वाला। टेबुलेशन मेमोइजेशन का बिल्कुल उल्टा चलता है। तो C++ वाले लॉजिक में आई होप आपने देखा होगा 3-4 मिनट पहले, तो इसमें क्विकली जाते हैं। पहले बेस केस लिख देते हैं, बेस केस में 0 स्टोर करा दिया, फिर इंडेक्स। अब मेमोइज का बिल्कुल उल्टा चलता है। हम 0 से n गए थे, अब यहाँ चलेगा n से 0। n वाला तो बेस केस हो चुका, तो अब चलेगा इंडेक्स n-1 से 0। सेम बाय इंटेंशन हमारा पहले 1 था रिकर्जन वाले कोड में, तो अब यहाँ बाय इंटेंशन चलेगा 0 से 1। रिकर्जन वाले कोड में सेल इंटेंशन पहले 0 था, तो अब ये चलेगा उल्टा अपोजिट 1 से 0। बाकी सेम वही कंडीशन है। और जो मेमोइज्ड फंक्शन कॉल की जगह डीपी कॉल लगा दिया। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखने जैसी कि जनरली यहाँ एक रिटर्न स्टेटमेंट होता था, तो हमने क्या किया, इसे कंटिन्यू किया। अगर कंटिन्यू नहीं करते तो वो इफ से बाहर निकल के फिर ये लास्ट वाली ये जो लाइन है ना, ये वांट टू सेल के भी जो नीचे ये इसमें सब में 0 स्टोर करवा देता, तो इसलिए हम कंटिन्यू करवा रहे। अब यहाँ कंटिन्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके बाद तो ऑलरेडी वो नेक्स्ट लूप का इटरेशन नहीं चलेगा, इसलिए। और लास्ट में ये जैसे मेमो फंक्शन कॉल करा था वैसे ही भेज दिया। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखा हमने क्या था, क्योंकि हार्ड कोडेड इंडेक्स यूज़ कर रहे थे, तो जिस डिमेंशन में वो है ना, तो उसके अंदर वाले जितने भी डिमेंशन है ना, उसका रोलिंग विंडो ले लो। तो हमने ले लिया एक प्रीवियस का करंट, और जहाँ करंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है वहाँ कुछ और प्रोसेसिंग हो रही है, तो वहाँ करंट नहीं आएगा। तो करंट नहीं आएगा तो फिर बचा के हमारे पास प्रीवियस ही था ना, तो लगा दिया। इस क्वेश्चन में तो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। और जो मेन लूप है वहाँ हमने चेक कर लिया कि लूप के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो आपको कन्फ्यूजन हो कहाँ प्रीवियस लगाना है कहाँ करंट। तो एक चीज़ हमें पकड़नी पड़ती है कहाँ हमारा आंसर आ रहा है। तो इस केस में आंसर इस लाइन पे आ रहा था, जहाँ हमें पता चला था कि हमें बाय अभी करना है या बाद में करना है। तो उस लाइन पे आंसर आ रहा है, मतलब वहाँ करंट कैलकुलेट हो रहा है, तो वहाँ करंट डाल दिया। डीपी ऑफ इंडेक्स में करंट डाला हमने। तो उसके अलावा यहाँ पर क्या था, डीपी ऑफ इंडेक्स +1 था, मतलब उससे अलग था। मतलब यहाँ करंट आएगा ही नहीं, तो करंट नहीं आएगा, तो करंट के ऑप्शन में प्रीवियस था तो वो डाल दिया। तो ऐसे एलिमिनेशन लॉजिक से आपको काफ़ी ईजी रहेगा। तो ये कर दिया ऐसे ऐसे करके। अब जो नेक्स्ट रोलिंग विंडो होगी जहाँ ये डायमेंशन कैलकुलेट हो चुका होगा, क्योंकि इसी ने तो कहा था कि मुझे एक इंडेक्स +1 वाला ला के दो, फिर मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो जब ये कैलकुलेट हुई इसके अंदर वाली सारी चीज़ें वो यहाँ तक हुई, तो फिर हम उसे रोल करवा देंगे। तो करंट है वो हमारा प्रीवियस बन जाएगा नेक्स्ट इटरेशन का। और कहीं ना कहीं तो ये खत्म हुआ होगा, तो उस टाइम पे प्रीवियस में स्टोर हुआ होगा, तो इस पूरे लूप के बाद वो हमें प्रीवियस में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ हो चुका। अब वर्किंग कोड है तो एक बार देख लेते हैं क्विकली। तो ये एक्सेप्ट हो चुका। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कोई सजेशन हो तो बोलना। और थैंक यू, बाय।